हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के समुद्री तटीय राज्य और संघ शासित प्रदेश। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे जो इंडिया की कोस्टल बाउंड्री है वो कितनी है और इसके साथ साथ इन कोस्ट को क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, फिजियोग्राफिक डिवीज़न में हम लोगों ने पढ़ा था, एक विभाजन ये भी था जिसमें हम लोग पढ़ते हैं भारत के प्रायद्वीपीय जो पश्चिमी और पूर्वी भाग हैं उसमें जो कोस्टल प्लेन है, तटीय मैदान है, उनको पढ़ना था। वही आज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर उन्हें मैं बता दूँ कि यूपीपीएससी से रिलेटेड आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये डे वाई सीरीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जीएस के सारे सब्जेक्ट में लगातार कवर करवा रही हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो सारे यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो दोपहर 1 बजे आपको ये क्लास करनी है। इसके साथ साथ रात को 9 बजे आर ओ 2023 के लिए प्रीवियस क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज़ दोनों आ रही हैं, आपको फॉलो करते रहना है। जिन्हें भी प्रॉब्लम हो रही है वीडियोस को सर्च करने में तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, विजिट करेंगे, आसानी से आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है अपने अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भारत के समुद्र तटीय राज्य हैं, ये तटरेखा पर स्थित जो राज्य हैं उनकी संख्या मैंने आपको बताई थी 9 है। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भी तटीय रेखा बनाते हैं। सबसे पहले मैं जो ये सीरियल बताने वाली हूँ ये आपको दिया गया इस तरीके से कि इनकी जो लंबाई है वो आप देखते चलिए। ठीक है, इनकी लेंथ कितनी है, तटरेखा कितनी है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा और इसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से किसकी सबसे ज़्यादा या किसकी सबसे लंबी तटरेखा है या किसकी सबसे छोटी तटरेखा है। तो ये सीरियल आपको, ये जो लिस्ट है ये इसी तरह आपको एज इट इज़ याद करनी है। तटरेखा नहीं याद होगी तो भी चलेगा, बट ये सीरियल याद होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें है अंडमान निकोबार, सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश है ये। इसके बाद है गुजरात। अगर आपसे राज्य में पूछा जाए सबसे लंबी तटरेखा किसकी है तो गुजरात की है, सबसे बड़ी जो कोस्टल बाउंड्री है वो गुजरात की है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, पुदुचेरी, ये भी आपका केंद्र शासित प्रदेश, और दमन व दीव, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो टोटल जो मैंने आपको कोस्टल बाउंड्री बताई थी वो है 7516.6 किलोमीटर। अगर हम ये जो आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, इनको हटा देंगे तो टोटल बाउंड्री हो जाएगी 6100 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें हमने आइलैंड्स भी इंक्लूड कर लिए तो टोटल हो जाती 7516.6 किलोमीटर। इसी तरह हम लोग लैंड फ्रंटियर की अगर बात करते हैं तो कितना है 15200 किलोमीटर। अब देखिए इसमें जो अंडमान निकोबार है इसकी तटरेखा कितनी है, 1912 किलोमीटर है। गुजरात की 1214.70 किलोमीटर, 70। ठीक है, आंध्र प्रदेश की 973.7 किलोमीटर, तमिलनाडु की 906.7 किलोमीटर। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, ये भले ना याद हो लिस्ट, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तटरेखा दी गई है जिससे आपको आइडिया रहे कि इसका कितना लेंथ है। ठीक है, अब आगे केरल की महाराष्ट्र की बात करते हैं, 652.6। फिर केरल की है 569.7 किलोमीटर, उड़ीसा की है 476 किलोमीटर, और कर्नाटक की उसके बाद देखिए 280। देखिए केरल की ज़्यादा है, कर्नाटक की, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग कि केरल की कम है, केरल की कर्नाटक से ज़्यादा तटरेखा है। फिर पश्चिम बंगाल है, लक्षद्वीप है, गोवा, फिर है पुदुचेरी, सबसे कम है दमन दीव की। ये लिस्ट आपको ऐसे ही तैयार कर लेनी है। अब जिन्होंने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी डे वाई सीरीज़ पूरी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर फिजियोग्राफिक डिवीज़न मैंने कंप्लीट कराया है। वहाँ पर आपको एक एक स्टेट मैंने क्लियर कराए हैं कि कहाँ पर कौन से हैं, वेस्टर्न साइड पे कौन से हैं और ईस्टर्न साइड पे कौन है। तो मैप बहुत अच्छे से देखिएगा, एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट अब क्लियर करते हैं। देखिए भारत की तटरेखा पूर्व से बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी है। तो ये वाला रीजन बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अरेबियन सी है, इसके नीचे क्या है, इंडियन ओशन है। भारत में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, सबसे छोटी किसकी है, गोवा राज्य की। अंतःस्थल के सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। देखिए क्योंकि ये जो कोस्टल रीजन है ये बहुत कटा फटा है, तो एक बेस लाइन ऐसे बनाई जाती जो आप देख रहे हैं इस तरीके से, इसको बोलते हैं आधार रेखा। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है, और जो क्षेत्रीय सागर की दूरी है आधार रेखा से ही नापी जाती, जो भी हम दूरी लेंगे।
अब ये कितनी होगी, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र का उपयोग भारत को संपूर्ण अधिकार यहाँ पर प्राप्त है, वो यहाँ पर अपना उपयोग जैसे भी चाहे वैसे कर सकता है। समीपस्थ मंडल का विस्तार आप देखेंगे आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक होता है और इस क्षेत्र में भारत सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है, उसको वित्तीय अधिकार यहाँ पर प्राप्त होते हैं। किसी भी देश का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है वो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है और इस क्षेत्र में भारत को जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसको करने की छूट मिली हुई है। तो भारत का औसत समुद्र तल से जो नापा जाता है, औसत समुद्र तल, वो कहाँ से, मुंबई हाई तट से नापा जाता है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर से भी संबोधित किया गया है। फिर देखिए, तटीय पर्दन से समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की मुख्य भूमिका होती है। इनमें से सर्वाधिक तटीय पर्दन लहरों द्वारा होता है। ठीक है। भारत का पश्चिमी तट जो है वो पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे अभी हमने बताया कोंकण कोस्ट, ठीक है, इसके बाद कर्नाटक और लास्ट में आते हैं, फिर आ जाता है मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि दिया गया कोंकण कोस्ट मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कर्नाटक कोस्ट बोलते हैं और बहुत बार आप देखेंगे इसको कोंकण कोस्ट भी बोलते हैं। नीचे आएंगे तो मालाबार कोस्ट है। तो मुंबई और गोवा वाला पूरा रीजन किस में आ गया, कोंकण कोस्ट में। उसके बाद आप देखेंगे मध्य भाग कर्नाटक वाला है, लास्ट में मालाबार तट है। फिर देखिए, पूर्वी तटीय मैदान महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। इसमें महानदी और गोदावरी नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार कहा जाता है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीबी बिंदु मतलब कृष्णा डेल्टा के पास तमिलनाडु के केप केमोरिन कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो कोरोमंडल कोस्ट हो गया ये। तो अब देखिए, जो हमने पढ़े हैं वो फैक्ट्स आप मैप में भी देख लीजिए। ये रहा रन ऑफ कच्छ, ठीक है, यहाँ पर इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ और ये जो है ये गल्फ है, गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर गल्फ ऑफ खंबात। यहाँ पर अब देखेंगे ये रहा मुंबई मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा वाला रीजन कोंकण कोस्ट, मिडिल वाला पोर्शन क्या कहलाएगा कर्नाटक का, वो कर्नाटक कोस्ट है। इसके नीचे आप पाएंगे तो कर्नाटक से लेकर के ये वाला रीजन यहाँ तक केरल का, ये मालाबार कोस्ट है। ठीक है, आगे देखिए कोरोमंडल कोस्ट, ये रहा कोरोमंडल कोस्ट के आगे इसको आंध्र कोस्ट जिसको बोल रहे हैं नदन सरकार कोस्ट है, उसके ऊपर उत्कल कोस्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखिए, भारत की पश्चिम तट पर जो स्थित बंदरगाह हैं उनका नाम याद कर लीजिए। मुंबई है महाराष्ट्र में, कांडला गुजरात में, मुर्मुगांव गोवा में, जवाहरलाल नेहरू ये भी महाराष्ट्र में है, जंजीरा ये महाराष्ट्र में है, उडुपी कर्नाटक में है, कोचीन केरल में और न्यू मंगलोर ये आपको याद रखने हैं। भारत के पूर्वी तट पर आप स्थित बंदरगाह याद कीजिए, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा का, एन्नौर तमिलनाडु और न्यू तूतीकोरिन ये है तमिलनाडु का। तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगमबाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए ये विख्यात है। न्यू जेरूसलम चर्च, जिरवेन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं। डेनमार्क निवासियों ने बनाई थी इन्हें। डेनमार्क निवासी यहाँ पर 1620 में आए थे और 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच दी थी। देखिए जंजीरा कहाँ है, यह है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। फिर देखिए सिंधुदुर्ग याद करिए, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है। फिर कन्नूर है, ये केरल के कन्नूर जिले में है। फिर आप ये उडुपी देखिए, कर्नाटक के उडुपी जिले में है। ओरोविले ये तमिलनाडु और पुडुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर पुडुचेरी में है। फिर नागरकोइल देखिए, ये तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है। अब हम लोग एक एक करके पश्चिम तटीय मैदान अलग पढ़ेंगे और पूर्वी तटीय मैदान अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इस मैदान का विस्तार सूरत से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, खंबात की खाड़ी से कुमारी अंतरीप तक अरब सागर के तट और पश्चिमी घाट के बीच फैले हैं। पश्चिम तटीय मैदान की जो अधिकतम चौड़ाई है वो गुजरात में नर्मदा और तापी के मुहाने के करीब लगभग 80 किलोमीटर है। और जो पश्चिम तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ ये छोटी और तीव्रगामी होती हैं। अधिकतर नदियाँ मुहाने पर डेल्टा न बनाकर यहाँ पर एस्चुरी बनाती हैं, अर्थात ज्वार नदमुख बनाती हैं। पश्चिम तट पर पश्चजल पाए जाते हैं जिन्हें केरल या कयाल बोलते हैं। केरल में कयाल बोला जाता है। उदाहरण के लिए जैसे वेम्बनाड और अष्टमुडी हैं, ये भी
क्या होती हैं, ये एक प्रकार की जो जल भर जाता है पश्च जल, उनकी वजह से ये लेक बनती हैं, झील बनती हैं। तो सबसे पहले एस्चुरी समझिए। देखिए जब ऊंचाई से पानी गिरता है तो आपने कभी देखा होगा कि वो धीरे से एक गड्ढा बनाने लगता है। तो ऐसे ही जब समुद्र में या सागर में जब पानी गिरता है इन नदियों का, तो ये बन गई एस्चुरी। डेल्टा क्या होता है, जब नदियों की गति बहुत धीमी हो जाती है, धीमी होती है, और ये जब पहुंच जाती हैं सागर तट पर, ठीक है, तो ये क्या होती हैं, अपने मुहाने पर धीरे धीरे मिट्टी ला करके इकट्ठा करती हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। इस तरह त्रिकोणाकार होता है। तो एस्चुरी समझ में आ गया। कयाल क्या होते हैं, जैसे कि कटा फटा सा रीजन है, आप प्रायद्वीपीय भाग का देखेंगे भारत का, तो ऐसे आपने देखा होगा। तो जो ये मुड़ा वाला भाग है, इसके अंदर जल भर जाता है, और ये पश्च जल भरने की वजह से ये कयाल का निर्माण होता है। जैसे कि वेम्बनाड और अष्टमुडी है, चिल्का लेक भी आपने पढ़ा हुआ है, ये एक प्रकार की लगून लेक है। ये जल भर जाने की वजह से ही ये लेक बनती हैं। पश्च जल या एक प्रकार का लगून होता है, जिसका निर्माण नदियों के मुहाने पर बालू के जमाव के कारण होता है। अब पश्चिमी मैदान को, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को क्या किया है, 4 प्लेन्स में डिवाइड किया है। कौन कौन सा, पहला है गुजरात का मैदान, दूसरा है कोंकण का मैदान, तीसरा है कन्नड़ मैदान, और चौथा है मालाबार मैदान। तो गुजरात का मैदान, ये जो गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है, कोंकण में दमन से लेकर के गोवा तक, कन्नड़ या कर्नाटक वाला जो मैदान है गोवा से मंगलौर तक, और मालाबार क्या हो जाएगा, मंगलौर से कन्याकुमारी तक। तो इस तरीके से आपको याद रखना है इनका। सबसे पहले ये वाली लिस्ट। अब एक एक मैदान की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए गुजरात का मैदान, ये सौराष्ट्र से सूरत तक विस्तृत है, और इसका जो ढाल है पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसका जो भीतरी क्षेत्र है वो कॉप मिट्टी के कारण उपजाऊ है, किंतु जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर ज्वार का जल भर जाता है, इसलिए नमकीन दलदल यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तट पर सर क्रीक, कोरी क्रीक, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी है, जिसके कारण यहाँ का जो तट है वो काफ़ी कटा फटा है। फिर कोंकण का तटीय मैदान देखते हैं, यह दमन से गोवा तक है, और इस मैदान में वर्षा अधिक होती है, यह काफ़ी उपजाऊ भी है। यहाँ देखिए आम, नारियल, चावल ये सब बहुत पैदा होता है। थाल घाट और भोर घाट ये 2 दर्रे हैं, ये मुंबई और गोवा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस मैदान में बहने वाली नदियों का जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है वो देखिएगा, पिंजल, बसाक, भोगरावा और जुआरी, इस तरीके की नदियाँ हैं इधर। अब देखेंगे कर्नाटक, जो मैसूर का तटीय क्षेत्र है, यह मैदान गोवा से लेकर के अब जो मंगलौर तक का क्षेत्र है वो आएगा, ठीक है। इसमें कन्नड़ तट बोलते हैं या कर्नाटक तट, आप याद कीजिए। उत्तरी भाग थोड़ा सकरा होगा, दक्षिणी भाग थोड़ा चौड़ा होगा। वर्षा की अधिकता है, ताप अनुकूलता के कारण यहाँ पर आप देखेंगे सुपारी, गरम मसाले, केला, आम, नारियल, चावल ये सब बहुत पैदा होता है। और यहाँ पर पूर्व की ओर ढाल पाया जाता है। सीढ़ीनुमा ढालों पर, घाट के पश्चिमी ढालों पर आप देखेंगे काजू, केला, आम, सुपारी, कहवा, काली मिर्च, इन सब की बागवानी भी यहाँ पर की जाती है। नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम देखेंगे तो कालिंदी, सरावती, नेत्रावती ये सारी हैं। अब मालाबार तटीय मैदान की बात करते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक होगा, मंगलौर से कुमारी अंतरीप तक होगा। अब इसमें लंबे और सकरे लगून या कयाल पाए जाते हैं। अनूप का मतलब होता है लगून, ठीक है। पेरियार इस मैदान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, और यह तट कॉप और महीन जो लैटेराइट मिट्टी होती है इससे निर्मित है। यहाँ की जलवायु कैसी होगी, उष्ण और आर्द्र होगी। अब यहाँ पर देखेंगे रबर, सिनकोना, कहवा, गरम मसाले, पान, नारियल, लेमन, अनेक फल, रेसा घास, ये सब यहाँ पर पाए जाएंगे। चाय उभरे ढालों पर पैदा की जाती है। धान और गन्ने की कृषि निचले मैदानों में अधिक यहाँ पर की जाती है। तट पर कई आणविक खनिज जैसे मोनाजाइट हो गया, जिरकन हो गया, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए वेस्टर्न प्लेन्स तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है ईस्टर्न प्लेन्स, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मतलब पूर्वी तटीय मैदान। ये मैदान पूर्वी घाट और समुद्री तट के बीच सुवर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक है। अब इस मैदान में देखेंगे पश्चिमी तटीय जो मैदान था उसकी तुलना में ये ज़्यादा चौड़ा है। इसका मुख्य कारण क्या होगा, देखिए जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तरीके की नदियाँ हैं ये डेल्टा बनाती हैं, और उधर क्या बन रहे थे, एस्चुरी बन रहे थे। तो पूर्वी तटीय मैदान में बंदरगाहों की संख्या पश्चिम तटीय मैदानों की अपेक्षा थोड़ा कम है। क्यों कम है, देखिए वहाँ पर जो पश्चिम तट है यहाँ पर आपको नेचुरल मिलेंगे, प्राकृतिक मिलेंगे जो भी बंदरगाह हैं। इधर क्या है, ये आर्टिफिशियल होते हैं इधर। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे डेल्टा है, यहाँ पर नाव वगैरह खड़ी करने में या शिप जो आते हैं उनके लिए प्रॉपर जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है या बेस चाहिए होता है वो नहीं बन पाता। अब इधर की बात करें जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहाँ पर बहुत अच्छा आपको बेस मिल जाएगा, जिससे कि नेचुरल पोर्ट यहाँ पर बनते हैं। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल में आपको देखना है कि जो ईस्टर्न वाले साइड होंगे ये नहीं होंगे। और यहाँ पर एक बनाया गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। मुंबई की जो
मुंबई के रश कम करने के लिए, जो मुंबई वाला पोर्ट है उसके लिए बनाया गया, JL नेहरू पे पोर्ट है ये, ठीक है, उसको भी याद रखना, न्यावा शेवा बोलते हैं उसको। तो ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, हमने फैक्ट बता दिया आपको। अब हम लोग आगे देखते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें बात की जा रही है कि मैंने बताया बंदरगाहों की जो संख्या है वो पश्चिम तटीय मैदानों में ज़्यादा है और पूर्वी तटीय मैदान में कम है। इसे महानदी और गोदावरी नदियों के बीच जो जगह है, जो स्पेस है, वो उत्तरी सरकार तट है। कृष्णा और कावेरी नदी के बीच क्या हो जाएगा, कोरोमंडल कोस्ट हो जाएगा। तो नदन सरकार कहाँ से कहाँ तक है, महानदी से गोदावरी, फिर देखेंगे कृष्णा से कावेरी के बीच क्या हो जाएगा, कोरोमंडल। और जो उड़ीसा का मैदान है उसको क्या बोलेंगे, उत्कल कोस्ट। पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी और कृष्णा नदियों के जो डेल्टाई भाग हैं वहाँ पर कोलेरू झील है, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, या एक डेल्टाई झील है। पूर्वी तटीय मैदान में ही अन्य 2 झीलें और याद रखनी है, एक चिल्का याद रखनी है, एक पुलिकट। जो चिल्का है ये लगून लेक है, माफ़ कीजिएगा, लगून लेक है, इंडिया की लार्जेस्ट लगून लेक है। कौन सी, चिल्का लेक है। फिर पुलिकट की बात करें तो ये किसकी सीमा पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन दोनों की सीमा पर स्थित है। और ये दोनों की दोनों क्या हैं, अनूप झील है। अनूप झील मैंने क्या बताया, लगून लेक। चिल्का झील क्या हो गई, भारत की सबसे बड़ी लगून झील है और यह नमकीन झील है, ठीक है। अब देखिए, अब इस पूर्वी तटीय मैदान को जैसे हमने पश्चिमी तटीय मैदान को विभक्त किया, उसी प्रकार पूर्वी तटीय मैदान को भी सामान्यतः 3 उपभाग में हम विभक्त करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैं विभक्त नहीं कर रही हूँ, ये नॉर्मली ऐसे डिवीज़न आपको पढ़ने हैं, एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो पहला है उत्कल का तटीय मैदान, ये गंगा के डेल्टा से कृष्णा का जो डेल्टा यहाँ तक फैला हुआ है, कौन सा, उत्कल वाला कोस्ट। महानदी के डेल्टा में अधिक चौड़ा है और यहाँ पर आप देखेंगे ज्वारी वन फैले हुए हैं। मिट्टी उपजाऊ होने के कारण चावल और जूट की खेती होती है। फिर आंध्र या फिर काकीनाडा का जो तटीय मैदान है वहाँ की बात करें तो इसका भाग जो है आंध्र प्रदेश से जो पुलिकट लेक है वहाँ तक है। पूर्णतः समतल और उपजाऊ अवसादों के जमाव के कारण ये सुप्रवाहित और सिंचित भाग यहाँ पर होगा क्या, नारियल, केला, चावल, गन्ना, जूट, तंबाकू, कपास, तिलहन, दलहन, ये सब बहुत ज़्यादा पैदा किए जाते हैं। और इसके तट पर आप देखेंगे कौन कौन से पोर्ट हैं या बंदरगाह, विशाखापट्टनम, काकीनाडा और मसूलीपट्टनम, ठीक। अब तमिलनाडु या कोरोमंडल कोस्ट जिसे बोल रहे हैं वो देखिए, यह मैदान पुलिकट झील से लेकर कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। संपूर्ण तटीय भाग में कावेरी, पेन्नार, पालार, वैगई, ये सारी नदियां हैं जो संपूर्ण मैदानी भाग को हरा भरा रखती हैं, समतल और विशेष उपजाऊ बना देती हैं। यहाँ पर धान, केला, गन्ना, नारियल, तिलहन, फल और सब्जी खूब ज़्यादा पैदा की जाती है। चेन्नई, चेन्नई, तूतीकोरिन और नागपट्टनम ये यहाँ के मुख्य बंदरगाह हैं। मन्नार की खाड़ी मोती के लिए प्रसिद्ध है। अब अगर डिफरेंस देखा जाए या कंपैरिजन किया जाए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से, तो देखिए जो पश्चिमी तटीय मैदान है सकरा है, अधिकाद्र है, लेकिन पूर्वी तटीय मैदान थोड़ा चौड़ा है, शुष्क है। और जो पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ होती हैं छोटी होती हैं, तीव्रगामी होती हैं, डेल्टा बना तो नहीं पाती लेकिन क्या बनाती हैं, एस्चुरी या फिर ज्वार नदमुख। अब जो पूर्वी तटीय मैदान की नदी बड़ी बड़ी होंगी जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, और बड़े बड़े डेल्टा भी बनाएंगी। पश्चिमी तटीय मैदान की जो लगून है वो आप देखेंगे दक्षिण भाग में पाई जाएंगी, और इसमें जो पूर्वी तटीय मैदान है यहाँ पर लगून की संख्या कम है। पश्चिमी तटीय मैदान में ज़्यादा है, पूर्वी तटीय मैदान में कम है। देखिए किसी पश्चिमी तट में देखेंगे आप अधिक कटाफटा मिलेगा, इस कारण यहाँ पर बंदरगाह हैं, और जो पूर्वी तटीय मैदान है कम कटाफटा, इसके कारण यहाँ पर बंदरगाह भी अपेक्षाकृत कम है। तो यहाँ तक हमने इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीज़न में जो उसके कोस्टल प्लेन्स हैं उनको कवर किया है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और कंटेंट के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा जिससे अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।